खुशी है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ समय बिताना। मैं मंजुला मैम, चंदू सर, नेत्रनाथ सर को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया अपने बीच में। मेरे लिए एक ये बहुत बड़ा ऑनर है, एक प्रिविलेज है मेरे लिए। तो अब भानु ने सब कुछ बोल दिया है, तो मैं वही सोच रहा था कि मैं बचा क्या है बोलने के लिए मेरे लिए। तो भानु मेरे स्टूडेंट रहे हैं काफ़ी समय से, तो मैं आज बात करूंगा हायर एजुकेशन पे, जो कि मेरा फील्ड है। हायर एजुकेशन ही क्यों, मैं या जो नालंदा में हम लोग जो काम करते हैं उसके पीछे का मकसद क्या है, उसका आइडिया क्या है, उस पर मैं बात करूंगा। तो मैं हमेशा अपने छात्र जीवन से ही शुरू करता हूं कि मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश में ही पढ़ाई हुई, और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने कानपुर आया और पहली बार घर से बाहर निकला था। और इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने वो सारी चीज़ें देखी जिसकी पहले मैंने कल्पना नहीं की थी। कास्ट एक ऐसा इशू है जिसके बारे में बचपन से आइडिया है। ऐसा नहीं है कि कास्ट का जो भेदभाव है वो मैंने बचपन में नहीं देखा था, लेकिन चूंकि शहर में पला बढ़ा तो वो जो कास्ट का, जाति का जो विभत्स स्वरूप है उससे मैं बचा हुआ था। क्योंकि मेरे पिताजी लॉयर थे, मेरा फैमिली एक लिटरेट, एक पढ़ी लिखी फैमिली थी, शहर में रहते थे। तो शहर में हमारे मोहल्ले में हम सिर्फ 2 ही शेड्यूल कास्ट परिवार थे, बाकी सारे अपर कास्ट थे। और तो उनके साथ बातचीत होती थी, लेकिन उनके घरों में हम जा नहीं सकते थे। उनके लड़के लड़कियां मेरे दोस्त थे, हम साथ में खेलते थे, साथ में स्कूल जाते थे, लेकिन अगर उनकी बर्थडे पार्टी है या कुछ है, अगर मैं इनवाइटेड हूँ तो फिर कांच का ग्लास मिलता था हम लोगों को। तो अब मेरे पेरेंट्स को ये सब पता था, तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं करते थे मुझे कि आप उनके घर जाओ। और तो अब ये सब तो आइडिया था, मतलब इस प्रकार का जो छुआछूत है कि आपसे दोस्ती है, आपके साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आपको नीचा देख रहे हैं और आपको भी पता है कि आपको नीचा देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक नॉर्मल, एक ऐसा लगता है कि यही नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है। तो वो बचपन में देखा था, लेकिन कभी ऐसा कोई वायलेंस या कास्ट बेस्ड जो हेट जो मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में दिखी वो नहीं था। तो जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा तो पहली बार ये क्वेश्चन आया कि आप में मेरिट नहीं है, क्योंकि आप रिजर्वेशन लेकर आए हैं। तो आप अगर आरक्षण लेके आए हैं तो आप में प्रतिभा नहीं है, आप इंजीनियर बनने लायक नहीं। और आपको मुंह पे बोला जाता था, मैं बात कर रहा हूँ 95, 96 की, आपके मुंह पे प्रोफेसर बोल देते थे, कोटा से आए हो, तुमको क्या आता है, क्यों आ गए, मतलब बहुत ओपनली आपको वो ब्लेटेंट आपके मुंह पे बोलते थे। और अब आप सोचिए कि मैं एक मिशनरी स्कूल में पढ़ा था, प्राइवेट क्रिश्चियन मिशनरी में। तो ज़्यादातर जो स्कूल में मेरे टीचर्स थे वो सब साउथ इंडियन थे, नॉन हिंदी बैकग्राउंड, तो वो ज़्यादा इतना इंटरेक्ट नहीं था। तो कभी कास्ट का स्कूल में वो फेस नहीं किया था, क्योंकि टीचर्स ज़्यादातर जो है वो मलयाली टीचर्स थे, उनको कुछ लेना देना नहीं था। क्रिश्चियन स्कूल था तो वो कास्ट को लेकर इतना कभी कोई टीचर बोलता नहीं था कास्ट को लेकर। पहली बार जब मुझे कास्ट का जो हुआ वो इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ कि आपका जो प्रोफेसर है, पहले ही दिन जब वो इंट्रोडक्शन लेता है तो वो बोल देता है कि SC ST स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत मेहनत करें, आप लोग आ जाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, है ना। तो इस टाइप के कमेंट अब मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, इसलिए था क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मैं खराब स्टूडेंट हूँ, या मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे टीचर पहले ही दिन जज कर रहा है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। जबकि मैं अपने स्कूल में, मेरा जो अगर 10th का आप देखेंगे, जब टॉपर रहा हूँ मैं अपने क्लास का, तो मुझे बहुत, मतलब मेरे लिए एक उस एज में बहुत शॉकिंग था कि कोई टीचर मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है और ऐसे कैसे पॉइंट आउट करके बोल सकता है। अब आप जस्ट इमेजिन करिए कि आप 70-80 स्टूडेंट्स हैं, आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम बीट करके आए हैं, आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपने कुछ बहुत अचीव कर लिया। इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम, आप इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो गए, तो एक प्राइड होता है आप में कि हाँ मैंने कुछ किया है। वो एक दिन में वो पंक्चर कर देते हैं कि यानी कि मैं अभी
एक एग्ज़ाम क्रैक करके आया हूँ, बहुत मेहनत करके आया हूँ। जो मेरा जॉय है, जो मेरा एंथुजियाज्म है, जो मुझे खुशी मिल रही है, वो 1 मिनट में वो छीन लेते हैं, बिकॉज मैं SC या ST कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ। मुझे वो मौका भी नहीं दे रहे हैं अपनी प्रतिभा को प्रूव करने का। आप 1 साल पढ़ा लो हमको, 6 महीने पढ़ा लो, फिर बोलो, तब समझ में आता है। मैं अगर आपका टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, पहला दिन है और पहले दिन मैं बोलूँ ये गांव के बच्चे ऐसे होते हैं, ये पढ़ते नहीं हैं, या इस कैटेगरी के बच्चे ऐसे होते हैं, आपको बहुत खराब लगेगा। आपको लगेगा यार टीचर पहले से ही हमको जज कर रहा है। 6 महीने अगर मैं आपको पढ़ा लूँ, आपका एग्ज़ाम ले लूँ, तब मैं बोलूँ कि हाँ भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तुम नहीं पढ़ तुम पढ़ नहीं रहे हो अच्छे से, तब वो बात जायज़ लगती है, तब वो बात सही लगती है। और टीचर जो है हमेशा से, आपका भी वही होगा सोच जो मेरा था, टीचर को हम हमेशा बहुत ऐसे देखते हैं। टीचर का एक एक सेंटेंस हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ सकता है या बढ़ा सकता है। टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, क्योंकि टीचर को हमको बचपन से बताया जाता है कि वो भगवान का रूप है ना। आप सब ने आपके स्कूल में, कॉलेजेस में हम टीचर को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। टीचर को हम हमेशा एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन समझते हैं, कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत नॉलेजेबल है। लेकिन आपको झटका लगता है कि तब बहुत तकलीफ़ होती है, आपको बहुत शौक लगता है कि एक प्रोफेसर है जो फॉरेन से PhD करके आया है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा है, लेकिन उसके अंदर इतनी नफ़रत भरी हुई है जाति को लेके, वो आपसे हेट करता है बिना कोई गलती के। आपकी कोई गलती नहीं है, आप सिर्फ 16-17 साल के हैं, वो 50-55 साल का है, जर्मनी से और फ्रांस से PhD करके आ रहा है, 20-30 साल से वो पढ़ा रहा है, और वो ऐसी बातें कर रहा है कि रिजर्वेशन वाले लोग ऐसे होते हैं, SC ST पढ़ते नहीं। आपके क्लास में पहले दिन ही तो वो मेरा जो था एक्सपीरियंस, वो बहुत मेरे लिए बहुत ख़राब इसलिए था क्योंकि मुझे लग रहा था कि टीचर तो ठीक है, टीचर कुछ भी बोले, लेकिन ये जो 70-80 बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं, जिनके साथ मुझे 4 साल रहना है, जिनके साथ मुझे मेस में खाना खाना है, जिनके साथ मुझे हर दिन क्लास में जाना है, अब वो भी मुझे इसी नज़र से देखेंगे। मेरे साथ मेरे दोस्त भी मुझे ऐसा ही मानेंगे क्योंकि वो प्रोफेसर ने बोला है। अब 70-80 के क्लास में हम 7-8 लोग थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो सबको पता है अब इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है, मेरिट लिस्ट आती है, सबको सबका कैटेगरी पता होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप छुप के रह सकते हैं, है ना। तो बहुत 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 ख़राब लगा वो, क्योंकि मैं आपको बोला ना कि मुझे हमेशा से लगता था कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं ख़राब स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहता था। तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि मेरे बैच में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं अकेला, 1 या 2 और लोग रहे होंगे, अकेला शेड्यूल कास्ट था, या 2-3 लोग और रहे होंगे जो इंग्लिश मीडियम थे, जो कॉन्वेंट एजुकेशन से आए थे, अच्छे स्कूल से आए थे। एक मैं था और एक और लखनऊ का था, मेरे को याद आ रहा है अभी, 2 लोग थे। बाकी सारे बच्चे जो SC ST बच्चे थे वो गांव से थे, हिंदी मीडियम थे, झारखंड से थे, छत्तीसगढ़ से थे। और मेरा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो यूपी का सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता था, अंग्रेज़ों के समय का है, बहुत ही फेमस है केमिकल इंजीनियरिंग में, वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो उसमें यूपी के तो रहते ही थे, बाकी देश के, बाकी दूसरे हिस्सों के भी बच्चे आते थे। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो SC ST बच्चे जो हैं वो नॉन इंग्लिश मीडियम हैं, गांव के हैं। तो क्लास में क्लियर कट डिवीज़न दिखता है। एक तरफ बहुत ही एलीट बच्चे हैं, दिल्ली, बेंगलोर, पटना, लखनऊ, इंग्लिश मीडियम, अपर कास्ट, है ना, बहुत ही एकदम कॉन्फिडेंट, ठीक है। दूसरी तरफ 7-8 बच्चे हैं जो गांव से हैं, नॉन इंग्लिश मीडियम है, राइट, डरे सहमे पीछे बैठे हुए हैं, पहले दिन से ही उनको जज किया जा रहा है। और धीरे धीरे ये अंतर और बढ़ता जाता है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होती है। अब मीडियम जो होता है, माध्यम पढ़ाई का, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब जैसे अगर आप मान लीजिए इंग्लिश मीडियम है और मैं आपको फ्रेंच मीडियम में पढ़ाना शुरू कर दूं, आप कितने भी इंटेलिजेंट हों, आप नहीं कर पाएंगे जब तक कि मैं आपके लिए वो सपोर्ट सिस्टम ना क्रिएट करूं जहां पे आप ट्रांजिशन कर सकें इंग्लिश मीडियम टू फ्रेंच मीडियम। वैसे ही है, आप अगर हिंदी मीडियम है, आपकी 12वीं तक पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई है, एकदम से आप स्विच नहीं कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में।
कुछ तो सिस्टम क्रिएट होना चाहिए, है ना। एक ट्रांजिशन होना चाहिए, एक हर कॉलेजेस को, हर यूनिवर्सिटी को एक सिस्टम क्रिएट करना चाहिए कि जो नॉन इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो आकर हमारे साथ पढ़ाई कर सकें। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, और ये बहुत आसान हो जाता है कास्ट स्ट्रक्चर में, क्योंकि आप प्रूव कर सकते हैं कि ये बच्चे मेरिटोरियस नहीं हैं, क्योंकि आप पढ़ाई इंग्लिश में रहे हैं, आप एग्ज़ाम इंग्लिश में ले रहे हैं, आप सब कुछ इंग्लिश में कर रहे हैं, और वो बच्चे इंग्लिश मीडियम नहीं हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस तो ख़राब होगी ही। इसमें कोई मतलब, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है ना। अगर आपका मीडियम अलग है तो आपको परेशानी होगी। तो अब हमारे सिस्टम ऐसा उन्होंने डिज़ाइन किया है कि उनके लिए बहुत आसान है, अरे ये लोग रिजर्वेशन से आ जाते हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं, और पूछो तो बोले हाँ ये प्रूफ है, इनके रिजल्ट में देखो नंबर खराब है, फैक्ट है ये। तो वो जो कि फैक्ट सही बात है, हमारे नंबर कम आ रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि जस्ट अ लैंग्वेज बैरियर, ये लैंग्वेज का अवरोध है। इसमें कोई मतलब, आप कैसे बोल सकते हैं गांव के बच्चों को कम्पीट करने के लिए इंग्लिश मीडियम, जो वो बच्चे जो 15-15 साल से इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई किए हुए हैं, आप कैसे बोल सकते हैं कि वो बराबर है? तो अब उनके पास बहुत आसान आंसर है कि नहीं जी, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगे तो इसमें तो तमिल बच्चे भी हैं, उड़िया बच्चे भी हैं, अगर हम हिंदी में करेंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो सही बात है, आई एग्री विद दैट कि इंग्लिश इंडियन ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना पड़ेगा, विच इज़ फैक्ट। मतलब हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए, हमारे पास सिस्टम होना चाहिए अपनी अपनी मदर टंग में इंजीनियरिंग और ये सब करने का, बट वो नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली। तो अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये होना चाहिए कि आप इन बच्चों को वीक मत मानिए, ये कमज़ोर बच्चे नहीं हैं, ये ऐसे बच्चे नहीं हैं जो इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट हैं, गांव के स्कूल से पढ़ के वो आपके दरवाजे तक पहुंचे हैं, उनकी जो मेरिट है वो शहर के बच्चों से 10 गुना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है, क्योंकि वो तमाम संघर्ष करके, वो गांव के बच्चे हैं, भैंस चरा के, लड़कियां जो हैं गांव की सारा घर का खाना बना के तब पढ़ती हैं। ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ पे टीचर नहीं आते, टीचर आते हैं तो उनको आता नहीं है, टीचर को खुद कुछ नहीं आता है, या अगर उनको आता भी है तो वो पढ़ाते नहीं, और उसके बाद वो 12वीं करते हैं, उसके बाद वो तैयारी करते हैं, उनके पास कोचिंग के लिए पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी दम पे अपनी मेहनत से वो संघर्ष करके यहाँ तक आते हैं। तो वो मेरिट है। मेरिट दुनिया का कोई भी शिक्षण शास्त्री, एजुकेशनिस्ट जो एक्चुअल में जिसका काम है एजुकेशन में, कोई ये नहीं बोलता है कि मेरिट इज इक्वल टू एग्जाम में आपका स्कोर। ये दुनिया में कहीं नहीं है डेफिनेशन, सिर्फ भारत में ही ये मेरिट की डेफिनेशन है कि आपका एग्जाम में कितना स्कोर है। अगर आप 90% है तो आप सुपर इंटेलिजेंट है, आप 70% है तो आप इंटेलिजेंट है, 50% है तो आप इंटेलिजेंट नहीं है। ये इंडिया का ही है, और इसके पीछे का जो रीज़न है वो कास्ट बायस है। तो कोई भी शिक्षण शास्त्री ये नहीं बोलेगा कि एग्ज़ाम में जो नंबर हैं वो आपके मेरिट को दिखाते हैं। मेरिट जो होता है एक्चुअल में वो आपकी फील्ड में एप्टीट्यूड होता है कि आप अपनी फील्ड में कितने माहिर हैं। एक डॉक्टर, अब आप जब बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपना डॉक्टर कैसे चूज़ करते हैं? क्या उसकी डिग्री नंबर देखते हैं? क्या वो डिग्री का नंबर गेट पे लगाता है कि मैं 90% हूँ या 70% हूँ, मैं इतना हूँ? नहीं, आप उसका गुडविल देखते हैं। आप अपने लोगों से पूछते हैं कौन सा डॉक्टर अच्छा है, तो बोलेंगे इसके पास जाओ, ये डॉक्टर अच्छा है। तो अब वो गुडविल कैसे क्रिएट होती है? उसके काम से, अपनी फील्ड में। कोई भी हो, आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, कोई भी, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, आपके नंबर मैटर नहीं करते। नंबर इज नॉट इक्वल टू मेरिट, नंबर इज नॉट इक्वल टू एक्सपर्टीज। आपकी एक्सपर्टीज, आपका जो नॉलेज है वो जज होता है आपके काम से। आप आर्किटेक्ट लेते हो, आप सिंपल, आप अपने घर में मिस्त्री जो बनाते हो, जो आपका घर का जो राज मिस्त्री होता है, उसको भी जब आप ढूंढते हो तो कैसे ढूंढते हो? आप पूछते हो किसका काम अच्छा है। आप ये नहीं पूछते हो कितना पढ़ा लिखा है, आप ये नहीं पूछते हो कि उसके पास क्या है, डिग्री है या नहीं है। तो कोई भी प्रोफेशन में आपका एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। और कंपटीशन क्यों होता है?
ये सारे नीट और JEE के कंपटीशन आपका इंटेलिजेंस चेक करने के लिए नहीं है। वो कंपटीशन इसलिए होते हैं क्योंकि रिसोर्सेस कम हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन एक माध्यम होता है लोगों को बाहर करने का। कंपटीशन जो है, किसी भी प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम आपका इंटेलिजेंस चेक करने के लिए नहीं बनाया जाता है, वो बनाया जाता है टू एक्सक्लूड पीपल, कि 100 सीटें हैं, हमको 100 लोगों को लेना है और बाकी लोगों को बाहर करना है। कंपटीशन, किसी भी प्रकार का कंपटीशन सिर्फ उसी लिए तैयार किया जाता है। अब जस्ट इमेजिन करिए, हमारे पास हमारे जितने भी बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उतनी अपने पास मेडिकल सीट्स हैं। जस्ट इमेजिन करिए, 1000 बच्चे हैं और 1000 सीटें हैं, सब बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करेगा वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं करेगा। अब आप सोचिए, नीट पे मान लेते हैं 110 नंबर पे कट ऑफ है, तो 110 नंबर तक सिलेक्शन हो जाएगा, 109 वाले का नहीं होगा। तो क्या हम ये मान लें कि 109 वाला अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता था? सिर्फ 1 नंबर कम आने से क्या वो अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता था? कोई साइंटिस्ट, कोई सोशियोलॉजिस्ट, कोई शिक्षण शास्त्री नहीं बोल सकता है, क्योंकि नंबर जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब अगर मेरे पास अपना कमरा है पढ़ाई करने का, मेरे पास किताबें हैं, मेरे माता पिता के पास पैसा है कोचिंग का, मैं एक अच्छे स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मेरे नंबर आपसे अच्छे आएंगे ही आएंगे, कोई शक ही नहीं है। मतलब आप मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकते। रेयर कोई एक आध होगा आप में से जो कर पाएगा, मेजॉरिटी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे पास जो सुविधाएं हैं वो आपके पास नहीं है। आप 1 कमरे के घर में रहते हैं, 2 कमरे के घर में रहते हैं, आपके पिताजी बीमार हैं, आपकी माताजी खेत में काम करने जाती हैं, आपको सारा घर का काम करना पड़ता है, तब पढ़ना है। यहाँ पर मेरे घर में नौकर लगे हैं मुझे पानी पिलाने के लिए भी, तो मैं तो आपसे ज़्यादा करूँगा ना। मेरे पास मेरा जो मेंटालिटी है, माइंडसेट है, जो फोकस है, वो आपसे अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा या मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूंगा या मैं एक आर्किटेक्ट बनूंगा अच्छा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो नंबर जो होते हैं वो बेसिकली इंडिया में एटलीस्ट वो नंबर आपकी प्रिविलेज दिखाते हैं। तो आप देख लीजिए, आप टॉप 100 लिस्ट निकालिए किसी भी एग्जाम का, चाहे वो क्लैट का हो, JEE का हो, UPSC हो, ये जो टॉप 100 में लोग आ रहे हैं ये कौन है? आप उनका नाम देखिए, आप उनकी बैकग्राउंड देखिए, आप देखिए कि कितना पैसा लगाया है इन्होंने कोचिंग में। मुझे दिखा दीजिए कोई गांव का बच्चा जो बिना कोचिंग का बिना आ गया हो टॉप 100 में। एक आध कोई आता है कि वो आपको फेसबुक पे दिखेगा, इसका बाप जो है वो पेट्रोल पंप का है। एक बहुत वायरल हुआ था एक लड़की का, एक का दिखाया था कि वो जो बाप है वो रिक्शा चलाता है, बेटा IAS बन गया। 1-2 एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, और वो भी पूरी पिक्चर आपके सामने होती नहीं है, वो फोटो होता है, आपको नहीं पता कि उसको कहाँ से क्या क्या सपोर्ट मिला होगा, है ना। तो अब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिवीजन है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया में जितने भी टॉप साइंटिस्ट हैं, टॉप एग्रीकल्चरल पॉलिसी मेकर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, वो सिर्फ एक वर्ग से आते हैं, एक क्लास से आते हैं, एक कम्युनिटी से आते हैं। आप कोई भी हिस्टोरियन देख लीजिए टॉप 100 में इंडिया में, टॉप इकोनॉमिस्ट देख लीजिए, टॉप पॉलिसी मेकर देख लीजिए, टॉप जर्नलिस्ट देख लीजिए, टॉप मीडिया पर्सनल देख लीजिए, टॉप आर्टिस्ट देख लीजिए। आपके जो अच्छे पेंटर हैं जिनका नाम आप बहुत सुनते हैं ना, वो भी सब इंग्लिश मीडियम है। एज सिंपल एज समथिंग विच इज आर्ट के लिए तो आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री की भी जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे भी हम नहीं हैं, क्योंकि वो पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक इकोसिस्टम है जो अपनों को ही प्रमोट करता है। तो हम उस सिस्टम से बाहर हैं। तो अब ये सारी चीज़ें मैं मेरे छात्र जीवन से देख रहा हूँ, और मुझे बहुत ख़राब लगता था, बहुत गुस्सा भी आता था। मैंने बहुत मारपीट भी की है, बहुत वायलेंस भी किया है, बहुत कुछ किया है। लेकिन एक समय के बाद समझ में आया कि नहीं, ये लड़ाई जो है वो इंडिविजुअल नहीं है, ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, मेरी नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और इसको लाइफ लॉन्ग लड़ना है।
ये एक दिन में, 2 दिन में, एक जनरेशन में नहीं ख़त्म होने वाला प्रॉब्लम। हमारे बच्चों को हमें मजबूत बनाना है। हमको उनको नेगेटिव नहीं डालना है, हमको उनको कुछ ऐसे काम के लिए नहीं बोलना है जो मैं खुद नहीं करूँगा। अगर मेरा कोई बेटा या बेटी होती तो मैं नहीं बोलता कि तुम जाके लड़ाई झगड़ा करो, मैं उसको यही बोलूँगा ना कि पढ़ाई करो। तो अगर मैं मेरे बेटे बेटी को पढ़ाई के लिए बोल रहा हूँ तो मेरे समाज के जितने बच्चे हैं उनको भी मुझे वही सीख देनी चाहिए जो मैं अपने परिवार के बच्चों को दूंगा, और मुझे वही करना चाहिए जो मैं मेरे परिवार के बच्चों के लिए करना चाहता हूँ। तो इसी सोच के साथ कि हमें हमारे बच्चों को, देखिए, एक तरीका होता है कि आप सामने वाले से लड़ें, एक तरीका होता है खुद मजबूत बने। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी समय है कि हम खुद को मजबूत करें। खुद को कैसे मजबूत करेंगे? हमारे पास सिर्फ और एक चीज़ है, और वो है एजुकेशन। हमारे पास दूसरा कोई एसेट नहीं है, हमारे पास कुछ दूसरा और कुछ भी नहीं है। हमारे बिजनेसमैन इतने नहीं हैं, आप देख लीजिए किसी भी फील्ड में बहुत कम लोग हैं। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम खुद से मेहनत करके अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जब आप करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, जब आप फॉरेन में जाते हैं या आप अच्छी डिग्री लेते हैं या आप एजुकेशन में या नॉलेज प्रोडक्शन में कुछ कर रहे होते हैं, आप मूवमेंट का ही काम कर रहे हैं। तो मूवमेंट का मतलब ये सिर्फ झंडा उठाना, नारे लगाना, प्रोटेस्ट करना नहीं है। मूवमेंट मल्टीपल डायमेंशन होते हैं उसके। पहले मुझे नहीं समझता था ये, लेकिन बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ गई थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि मूवमेंट जो है वो बहुत व्यापक होता है ना। आप सभी एक मूवमेंट का हिस्सा है। आप नागलोक में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप इतनी दूर दूर से आते हैं, यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ये भी मूवमेंट का हिस्सा है। तो इसी आइडिया के साथ कि हमें हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पर हम उनको कॉन्फिडेंस दे सकें। जहाँ पर अब जब से मैं पैदा होता हूँ, बड़ा हुआ, हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, तुम मेरिट नहीं है, तुम कोटे वाले हो, तुमको रिजर्वेशन है, ये वो, हम यही सुन के बड़े होते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हम एक ऐसा स्पेस क्रिएट करें, एक ऐसी जगह क्रिएट करें जहाँ पर हमारे बच्चों को ये ना सुनना पड़े। एटलीस्ट उस जगह पर सुनना तो है, बाहर जाएंगे तो उनको लड़ना ही है इस चीज़ से, लेकिन कुछ समय के लिए मैं एक बहुत सेफ स्पेस, एक सेफ जगह क्रिएट करने का कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारे ही टीचर हों, हमारे ही पढ़ाने वाले हों, हमारा अपना सिलेबस हो, हमारे अपने बच्चे हों, हम एक साथ रहें, एक साथ पढ़ाई करें और हर दिन ये विश्वास रखें कि हम कर सकते हैं। हम में भी उतना ही टैलेंट है, हम में भी उतनी ही मेरिट है, हम उतने ही इंटेलिजेंट हैं और हम भी कुछ भी कर सकते हैं। हम साइंटिस्ट बन सकते हैं, हम प्रोफेसर बन सकते हैं, हम जर्नलिस्ट बन सकते हैं, हम राइटर बन सकते हैं। हम दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये विश्वास मैं कोशिश करता हूँ। नालंदा में मैं कोई एग्ज़ाम नहीं लेता, कोई टेस्ट नहीं लेता, कोई इंटरव्यू नहीं लेता। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कुछ बच्चे हमारी ऑनलाइन स्टूडेंट भी हैं। तो आपने देखा होगा कि मैं कभी कोई एग्ज़ाम नहीं लेता, मैं कभी आपको टेस्ट नहीं करता, क्योंकि आपका कंपटीशन आपके साथ है। आप पहले दिन जब नालंदा में आते हैं और लास्ट दिन जब आप नालंदा से बाहर जाते हैं, आपको जज करना है कि आपने क्या क्या सीखा, आपको फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ है, आप कितना इम्प्रूव हुए। मैं कोई नहीं हूँ जज करने वाला, मैं आपको नंबर से जज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपका पर्सनालिटी से आपका जज हो कि आप कितने डेवलप हुए हैं। तो और वो आप खुद करेंगे उसको। तो ये सोच के साथ पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ मैं, और अब तक कुछ 1600 बच्चों को मैंने पढ़ाया है। और मुझे बताते हुए बहुत गर्व है कि लगभग सभी बच्चे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, 1600 के करीब। अभी जब मैं JNU में था, तो जब MA कर रहा था, तो बहुत सारे मेरे जो क्लासमेट थे वो फॉरेन चले जाते थे। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि यार ये तो कल तक मेरे साथ घूम रहा था,
और आज यूएस जा रहा है, यूके जा रहा है। कैसे जा रहे हैं इतने? मेरे को लगता था कि यूएस यूके में पढ़ाई करना बहुत टफ होता है, बहुत पैसा चाहिए होता है, बहुत इंटेलिजेंट लोग ही जाते हैं, क्योंकि वही एक नोशन था कि इंटेलिजेंट लोग ही जाते हैं। बाद में समझ में आया कि वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि जीआरई क्या है, आईएलटीएस क्या है, उनके लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको गाइड करने वाले, उनके प्रोफेसर्स हैं जो उनके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखते हैं, उनके पास फंडिंग के सोर्सेज हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो हमसे बहुत सुपर इंटेलिजेंट हैं या कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं। तो मुझे नहीं समझा उस समय, लेकिन नालंदा में काम करते करते मुझे समझ में आया। तो पिछले 3 साल से हम लोग फॉरेन के लिए भी बच्चों को तैयार कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि 37 इस समय 37 बच्चे इस समय फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं। अभी आपके एनटीआई से ही राहुल बौद्ध गए हैं, अभी ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में अभी पिछले हफ्ते ही गए हैं। कौन से बैच का था वो राहुल? 2016, सेम बैच। तो भानु और राहुल रिलेटिव भी हैं ये दोनों, और एनटीआई से ही हैं, आपके ही स्टूडेंट हैं और अभी लंदन में हैं। तो ये पॉसिबल है। मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ संभव है। आप अगर मेहनत करते हैं, आप अपने प्रति ईमानदार हैं, तो आप कर लेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। हमको जो लगता है हमारी रुकावटें, वो दूर हो सकती हैं। इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ी रुकावट है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है कि करना क्या है, गाइडेंस नहीं रहता है। तो नालंदा है, हम लोग कोशिश करते हैं। हमारे 300 से ज़्यादा मेंटर्स हैं अलग अलग फील्ड में। हर फील्ड में हमारे पास लोग हैं जो आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, आपको ये करना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम आता है इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश के बिना इंडिया में, इंग्लिश के बिना आप अमेरिका में सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के बिना आप भारत में सक्सेस नहीं पा सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। से मेरे स्टूडेंट बताते हैं, चाइनीज़ स्टूडेंट आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएस में, चाइनीज़, हाँ, उनको कुछ भी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो हार्वर्ड में पढ़ रहे होते हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ रहे होते हैं। उनको तो कोई प्रोफेसर नहीं बोलता है कि तुम कमज़ोर हो, तुमको इंग्लिश नहीं आती, तुम बेवकूफ़ हो, कोई नहीं बोलता। और वो सीखते हैं, चले जाते हैं, और आज चाइना सुपर पावर बन गया। चाइना, आपको पता है सुपर पावर कैसे बना? इन्हीं वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ की वजह से। और उन्होंने हज़ारों बच्चों को हर साल भेजते हैं फुल स्कॉलरशिप पे। और चाइनीज़ गवर्नमेंट किन बच्चों को स्कॉलरशिप देती है? बहुत इंटरेस्टिंग है, अपने सबसे मार्जिनलाइज्ड जो लोग होते हैं गांव के, उन बच्चों को वो स्कॉलरशिप देती है, अमेरिका भेजती है, टॉप यूनिवर्सिटी में भेजती है, वो पढ़ के आते हैं, वापस आते हैं और चाइना के लिए काम करते हैं। आज चाइना सुपर पावर बन गया, ऑलमोस्ट सुपर पावर है, क्योंकि चाइना ने एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया, एजुकेशन का एक्सेस सबको दिया। आप अगर अपने ही लोगों को, जो आपकी अपनी सिटीजन है, आपके अपने नागरिक हैं, उनको अगर आप शिक्षा से वंचित रख रहे हो, तो आपका देश कभी सुपर पावर नहीं बनेगा। आप सपने देखते रहो, आप वो छाती पीटते रहो कि हम सुपर पावर हैं, ये हैं, वो हैं। सुपर पावर बनना है तो हमें चाइना का देखना पड़ेगा। 1983-84 तक चाइना में 85%, 90% पॉवर्टी थी। इंडिया से भी हालत खराब था 80s तक, और नेक्स्ट 30 इयर्स में उनकी पॉवर्टी लेवल सिर्फ 4% रह गया है। सिर्फ 4 से 6% लोग हैं जो गरीब हैं। और वो कैसे हुआ? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, 100% एजुकेशन है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने अपने जो भी थे गरीब अमीर सबको शिक्षा दी, और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स, बहुत सारा उन्होंने प्रोत्साहन दिया ताकि वो बच्चे बाहर जाएं, सीखें। क्योंकि नॉलेज, आज कुछ भी बोलिए, साइंस का जो नॉलेज है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, वो सब वेस्ट से आता है। चाहे वो ये हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे मैं जो शर्ट पहने हूँ, उसका भी टेक्नोलॉजी वेस्ट से ही आया है। तो सीखना तो हमको वेस्ट से ही पड़ेगा, मजबूरी है। चाइना को ये बात समझ में आई, चाइना ने इन्वेस्ट किया बहुत सारा, आज देखिए चाइना सुपर पावर है। तो अब ये हमारे सामने बहुत ही कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है कि अगर आप समाज के सभी वर्ग को उच्च शिक्षा के लिए मौका देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो उससे पूरा देश मजबूत होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कास्ट का लॉजिक थोड़ा अलग है, देश बाद में आता है, मेरी कास्ट, मेरी कम्युनिटी पहले आती है। तो वो एक है वो इशू। तो अब
अब इसको सोल्यूशन तो देखना पड़ेगा ना। मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको वही सब सहना पड़े जो मुझे सहना पड़ा। मेरे साथ जो इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ या जो मैंने देखा, मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चों को वो सहना पड़े उससे। तो अब इसके लिए सोल्यूशन निकालना होगा, कहीं ना कहीं हमको इसके लिए लड़ना होगा। और मैंने एक चीज़ और देखी काम करते करते, मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 20 साल से तो फुल टाइमर हूँ, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज से 95-96 से ही काम शुरू कर दिया था, तो ऑलमोस्ट मुझे 20-25 साल हो गए हैं। तो मैंने एक चीज़ और देखी कि एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे अंदर जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। वो पढ़ा लिखा है, रिजर्वेशन का 2 जनरेशन 3 जनरेशन से फ़ायदा लिया है, पैसा है, नॉलेज है, सब कुछ है। अब उसकी जिम्मेदारी बनती है पे बैक करने का। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि रिजर्वेशन जो है वो मुझे मेरे नाम पे नहीं मिला है कि अनूप कुमार को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो कम्युनिटी के नाम पे मिला है। पूरी कम्युनिटी, अगर मैंने रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया है तो मैंने मेरी पूरी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बिहाफ पर उठाया है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे थोड़ी ना मिला है अकेले कि मेरे नाम से। तो अब अगर मैंने किसी के बिहाफ पर, पूरे समाज के बिहाफ पर फ़ायदा लिया है, तो अब अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो मैं धोखेबाज हूँ, मैं बिट्रे कर रहा हूँ अपनी कम्युनिटी को। बिट्रेयल है, क्योंकि आप सबके नाम पर मैं फ़ायदा ले रहा हूँ, आपके नाम पर मेरे को मिल रहा है और मैं ही निकल रहा हूँ यहाँ से, फ़ायदा लेके चला जाऊँगा। तो ये धोखा है या नहीं? एकदम धोखा है। इससे बड़ा धोखा ही नहीं है कोई कि आप, कल तक मैं आपके साथ था यहाँ पे, है ना, आपके क्लास, सेम क्लास में था, मेरे को थोड़ा सा फ़ायदा मिल गया, मैं उठ के इधर आ गया, अब मैं आपसे कोई नाता नहीं रख रहा। तो ये तो बिट्रेयल है ना, ये तो धोखा है ना। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ये जो वर्ग है जिसके पास सब कुछ है, इस वर्ग के पास, याद रखिएगा, नागपुर उसका ग्रेट एग्जाम्पल है कि आप देखिए बहुत रिच लोग हैं, नागपुर है, दिल्ली है, सब कुछ है। क्योंकि मैं तो फील्ड में रहता हूँ तो मुझे मालूम कि काफ़ी रिसोर्सेज हैं हमारे समाज के पास आज। तो अब ज़रूरत है कि हमें एक साथ आना चाहिए। मेरे पास अगर नॉलेज है, आपके पास अगर फाइनेंस है, आपके पास अगर बिजनेस का कोई एक्सपर्टीज़ है, तो हमें समाज को वो वापस लौटाना चाहिए। सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप सिर्फ पैसे दो, पैसा सबसे लास्ट बात है ना। मेरा ये मानना है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो एक्सपर्टीज़ है जिस फील्ड में, जैसे मान लीजिए हमारा कोई कम्युनिटी मेंबर है जो इंडिया का टॉप साइंटिस्ट है, बहुत सारे हैं ऐसे, इसरो में बहुत सारे अपने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, नासा में अपने लोग हैं, इसरो तो छोड़ दीजिए, मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को जानता हूँ, SC शेड्यूल कास्ट के, जो अमेरिका में टॉप लेवल पे साइंटिस्ट हैं। तो उनसे मेरे को $100, $200, $1000 नहीं चाहिए, मेरे को आपका पैसा नहीं चाहिए, मेरे को आपका नॉलेज चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप जाओ समाज में, आप आओ हमारे पास और बच्चों को बताओ साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, मैं कैसे बना था, आप बताओ कि मैं भी आपके समाज का हूँ, ताकि वो बच्चे गर्व कर सकें। क्योंकि उनको हर दिन बताया जाता है कि तुम में मेरिट नहीं है, तुम गधे हो, तुम कमज़ोर हो, तब वो गर्व कर सकें, नहीं हमारे समाज का व्यक्ति जो है वो इतना बड़ा साइंटिस्ट है। कॉन्फिडेंस पैदा होता है, बच्चे इंस्पायर होते हैं। आप खुद सोचिए, कोई आप जहाँ से भी हैं, जिस रीजन से, जिस कम्युनिटी से, वहाँ से कोई व्यक्ति आता है और बोलता है कि अरे जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो गांव के, उससे ही मैं पढ़ा हूँ, लेकिन आज मैं अमेरिका में हूँ, आज मैंने ये किया। आप देखिए कितना इंस्पायरिंग होगा बच्चों के लिए, कितना बच्चों को लगेगा अरे ये तो हमारे ही गांव से हैं, हमारे ही समाज से, हमारे स्कूल से पढ़ के गए हैं, आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा नालंदा को हमने इसी प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप किया है कि जितने भी अपने काबिल लोग हैं, किसी भी फील्ड में हो, आप अच्छे डिज़ाइनर हैं, आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप अच्छे लॉयर हैं, आप अच्छे फिल्म मेकर हैं, आपको कम्युनिटी में वापस जाना चाहिए। और आप अपनी बात रखो, आपको कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बताओ कि आपने फिल्म मेकिंग कैसे सीखी, आप ये बताओ कि आप इतने अच्छे आर्किटेक्ट बने कैसे बने। आप अपनी फील्ड का नॉलेज दो, आप एक्सपीरियंस शेयर करो, आप महीने में 1 घंटा दो समाज को। लोगों को लगता है कि समाज को पैसे की ज़रूरत है ना। सबको, जो लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं उनको लगता है अरे हम समाज से जुड़ेंगे तो हमको पैसा देना पड़ेगा। एकदम गलत है, हमारे समाज को पैसे की ज़रूरत नहीं है, इतनी भिखारी समाज नहीं है हमारा।
ठीक है, हमको लगता है, तो हमको एक ये बताया जाता है कि पैसे पैसा पैसा, क्योंकि मैं काम करता हूँ तो वही सारी चीज़ें सुनता हूँ। तो जैसे अमेरिका में कभी मीटिंग में बुलाते हैं ना, तो मैं पहला स्टेटमेंट बोलता हूँ, मैं आपके डॉलर के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, तो आप दिमाग से निकाल दो कि मैं आपको कुछ फंडिंग के लिए बोलने वाला हूँ। मेरा ये है, मैं काम कर रहा हूँ, आप देखिए आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नॉलेज के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, वो बताइए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी बहुत प्राइड है हमारा, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा एक बहुत नोशन है कि हमारे लोग बहुत बहुत हज़ारों सालों से हम गुलाम हैं, और वो इतना दिमाग में डाला जाता है, ऐसा नहीं है। आप देखिए गांव में बहुत सारे लोग बहुत प्राइड से रहते हैं, बहुत अपने ऊपर गर्व करते हैं, अपने ईमानदार जीवन जीते हैं, तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो नालंदा में हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम हमारे बच्चों को वो कॉन्फिडेंस दे सकें कि आपका पास्ट कैसा भी हो, कितने भी बार आप फेल हुए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन भी आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे पढ़ना है आज से, आप पढ़ने लगेंगे और आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। और नालंदा उसका जीता जागता उदाहरण है कि हमारा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% है, और सब गांव से बच्चे हैं, सब 40%, 45%, 50% बच्चे, ऐसे नंबर लाने वाले बच्चे हैं, आज फॉरेन में हैं, आज अच्छे अच्छे जॉब कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि उनको एक विश्वास आ गया कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। और स्टूडेंट लाइफ में यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा स्टूडेंट, आप कभी भी जाइए, किसी भी जो अच्छा स्टूडेंट होता है उससे बात करिए, तो आप देखेंगे 2-3 चीज़ें उसमें आप पाएंगे। एक, वो अपनी एबिलिटीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं GRE निकाल लूँगा, मैं JEE। अब अगर मैं तैयारी शुरू कर रहा हूँ और पहले दिन से ही मैं डाउट लेकर बैठा हूँ कि मेरे से होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा, है ना। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत तभी करते हैं ना जब आपको विश्वास होगा कि मैं कर पाऊँगा। तो सबसे पहला होता है आपको आपकी एबिलिटी पर विश्वास करना कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, मेरा बैकग्राउंड कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन भी आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे से पढ़ना है, आप पढ़ने लगेंगे। दूसरा जो होता है वो होता है डिसिप्लिन। स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है अनुशासन। जब पढ़ने का समय है तो पढ़ने का समय है ना, और एक रेगुलर होना, डिसिप्लिन होना सबसे इम्पोर्टेंट है। जो लोग टॉपर होते हैं आप उनके इंटरव्यू पढ़िए, कभी कोई नहीं बोलता आप 16 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो। वो यही बोलेगा मैं 4-5 घंटे पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, लेकिन रेगुलर पढ़ते हूँ, हर दिन। और हर दिन एक फिक्स टाइम टेबल होता है, हर दिन एक डिसिप्लिन, कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एक फिक्स्ड रूटीन होता है, एक फिक्स टाइम टेबल होता है, और प्लानिंग होती है कि अगर मुझे अगले साल एग्ज़ाम निकालना है तो इस जो 8-10 महीने का जो टाइम है उसका मैं एक प्लानिंग करूँगा कि भाई इस महीने में ये ख़त्म करना, इस महीने में ये ख़त्म करना, इस महीने में ये ख़त्म करना, ये सिलेबस है, ये टाइम टेबल है। तो ये दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं स्टूडेंट लाइफ में। इंटेलिजेंस बहुत बड़ा मिथ है, सभी बराबर के इंटेलिजेंट होते हैं, कोई कम इंटेलिजेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है। जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं वो लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे वो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हो। अब मैंने एक बार सचिन की बायोग्राफी पढ़ी थी, तो लोग बोलते हैं ना सचिन गॉड गिफ्ट है, उसको टैलेंटेड है। नहीं, सचिन का जब वो 8 साल का था तब वो सुबह 5 बजे लोकल ट्रेन पकड़कर स्टेडियम जाता था, वहाँ पे 4 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद ट्रेन पकड़ के वो स्कूल जाता था, स्कूल करने के बाद 4 बजे फिर से ट्रेन पकड़ के वो स्टेडियम जाता था, रात के 10 बजे लौटता था। 10-12 साल उसने वही किया, तब वो सचिन तेंदुलकर बना। तो कोई टैलेंट नहीं होता है, ये टैलेंट हार्ड वर्क होता है। और कोई भी हो, आप चाहे आइंस्टाइन हो, बाबा साहब सबसे बड़े एग्जाम्पल है ना, मेहनत। आप बाबा साहब की लाइफ से अगर हम सीखते हैं तो यही कंसंट्रेशन, फोकस, मेहनत, है ना, डिसिप्लिन, सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और मैं नालंदा में कोशिश यही करता हूँ कि हमारे बच्चों को ये सारे चीज़ें समझ में आए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक बार बच्चों को ये समझ में आ गया ना तो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं।
मुझे आज तक, मैं सच बता रहा हूँ, कोई मतलब झूठ नहीं बोलना है इसमें, मुझे आज तक किसी बच्चे ने निराश नहीं किया, किसी ने ये निराश नहीं किया कि मैंने अगर उस पर एफर्ट लगाए हैं या मैंने उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट किया है तो उस बच्चे ने पे बैक किया है, पे बैक इन द सेंस प्रोग्रेस में। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो मैं ये बोल सकूं कि ये कमज़ोर है। आज तक मैंने कमज़ोर छात्र नहीं देखा। मैं टीचर हूँ, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझे आज तक कोई कमज़ोर छात्र नहीं मिला, या ऐसा डम या नॉन इंटेलिजेंट जिसको बोलते हैं ना, नहीं मिला। सब टैलेंटेड होते हैं, सब इंटेलिजेंट होते हैं, बस एक ज़रूरत होती है फोकस का, अपनी एबिलिटी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने का और डिसिप्लिन लाने का कि मुझे करना है, मुझे करना है, मेरे से हो जाएगा। ये 2 सेंटेंस आप जिस दिन लिख लेंगे, डिसिप्लिन भी अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आपने अगर मन में ठान लिया कि मुझे ये करना है, आप खुद ही राइट टाइम हो जाएंगे, आप खुद ही मेहनत करने लगेंगे। तो इसी के साथ मैं मेरी बात का, मैं टीचर हूँ और मैं बहुत बोलता हूँ, मेरे लेक्चर 3-3 घंटे के चलते हैं, तो इसलिए मेरे को डर लगता है बार बार कि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल रहा। तो थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, इतने ध्यान से सुना। जय भीम।